नमस्कार। आज है 20 अप्रैल सोमवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी में विद्रोह शुरू हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कानूनी पेच फंसे तो बीजेपी ने सेंध लगाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ साथ पालघर हादसे के मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस से दिग्गी राजा और कमलनाथ की छुट्टी करने का निर्णय सोनिया गांधी ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि राज्यसभा सीट के चुनाव को लेकर के कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिग्गी राजा की छुट्टी करने का निर्णय कांग्रेस की आलाकमान पहले ही ले चुकी थी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराने में दिग्गी राजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था और इसके साथ साथ कमलनाथ की खुद की कमियां थी, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी उसके बाद से ही जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो दिग्गी राजा और कमलनाथ को पसंद नहीं कर रहा था। दिल्ली दरबार के नेताओं ने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए बनाई एक टास्क फोर्स बनाई थी। इस टास्क फोर्स के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कमलनाथ और दिग्गी राजा को शामिल नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है कि किसी तरह का भाव दिग्गी राजा और कमलनाथ को नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक तरह से माना जाए तो दिग्गी राजा और कमलनाथ की मध्य प्रदेश कांग्रेस से छुट्टी होने की आशंका है वो बढ़ चुकी है। जिस तरह से पहले भी कई तरह के सवाल दिग्गी राजा और कमलनाथ पर उठ चुके हैं। दिग्गी राजा और कमलनाथ की जोड़ी के जो कारनामे थे उन्हीं की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद सरकार गिरने के बाद भी कमलनाथ अभी तक अपनी सीएम कुर्सी गंवाने के दुख में बैठे हुए हैं। और इस टास्क फोर्स के दौरान जो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से कि कहां कौन से सवाल उठाने हैं, सत्ता पक्ष पर किस तरह से जो इल्जाम लगाने हैं, किस तरह से उन पर क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, इन सब को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें दिग्गी राजा और कमलनाथ को नहीं बुलाया गया था। यानी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अब कांग्रेस से छुट्टी होने जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो राज्यसभा सीट के लिए भी दिग्गी राजा की छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से जानकारी मिल चुकी है कि दिग्विजय सिंह को पहली वरीयता का नेता जो मध्य प्रदेश में चुना गया था अब उन्हें दूसरी वरीयता का नेता बना दिया गया है। पहली वरीयता के नेता के रूप में फूल सिंह बरैया को राज्यसभा सीट पर चुनाव जिताकर उनको राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि ये जो 22 कांग्रेस के विधायक बागी हुए थे ये उन इलाके से हैं जहां SC ST दलित वर्ग का वोट ज्यादा है। ऐसे में फूल सिंह बरैया इन दलित वर्ग के वोटर्स को खुश करने के लिए तैयार हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता का नेता बनाकर राज्यसभा भेजा जाएगा तो दलित वर्ग का वोट कांग्रेस के साथ जुड़ा रहेगा, खुश होगा। इसलिए दिग्गी राजा की छुट्टी कर दी गई है। फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहली वरीयता का नेता बना दिया गया है। पहले भी इसमें काफी सारी खबरें आई थी, लेकिन अब सूत्रों से जानकारी मिल चुकी है कि आधिकारिक रूप से पुष्टि तो इसकी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कन्फर्म है कि दिग्गी राजा अब राज्यसभा सीट से छुट्टी कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी भी मंत्रिमंडल गठन को लेकर के सस्पेंस में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सिंधिया खेमे से 10 उम्मीदवारों को ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरा मंत्रिमंडल गठन करने का बीजेपी का कोई निर्णय नहीं था। छोटा एक मंत्रिमंडल जो निश्चित है कि वो गठन करना चाहते थे, लेकिन अब सिंधिया जी ने जिस तरह से बताया है कि ये जो 22 विधायक बागी हुए हैं इनको आगे चुनाव भी लड़ना है और जो पूर्व में 6 मंत्री थे उनको भी मंत्री बनाओ प्लस 4 अन्य को भी मंत्री बनाओ, ताकि जब ये वापिस अपने क्षेत्र में जाएं तो मंत्री पद इनके पास होगा तो कन्फर्म है कि वहां के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और ऐसे में ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस से हमने 6 मंत्री पद खोए हैं तो बीजेपी में हमने 10 मंत्री पद पाए भी हैं।
ऐसे में अब सिंधिया ने जो शिवराज सरकार पर 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, दोनों से सिंधिया मुलाकात भी कर चुके हैं दिल्ली में। ऐसे में बताया जा रहा है कि राजभवन के अंदर इस शपथ ग्रहण की, मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। कल शाम तक निश्चित है मंत्रिमंडल का गठन शिवराज सिंह सरकार के लिए कर लिया जाएगा। यानी कि बीजेपी अब निश्चित शिवराज सिंह सरकार में सिंधिया खेमे को और शिवराज खेमे को, इसके अलावा अन्य भी जो बीजेपी में खेमे हैं उनको खुश करने के लिए किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करेगी जिसके अंतर्गत सभी खेमे खुश रहें। इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल का गठन अब शिवराज सिंह सरकार करेगी। 35 मंत्री बनेंगे, 35 के 35 मंत्री कल बन जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कल शाम तक मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का गठन कर लेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि सिंधिया खेमे को खुश करने के लिए ही ये जो लेट है वो हो रही है। पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का गठन होना था, आज होना था, लेकिन सिंधिया खेमे के 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बात पर अभी तक सहमति नहीं हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सिंधिया खेमे और शिवराज सिंह खेमे के अलावा अन्य जो खेमे हैं सभी के सभी एक जगह पर सहमति करके उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन कल शाम तक कर सकते हैं और कल शाम तक शपथ ग्रहण भी हो सकता है। इसके लिए राजभवन में तैयारियां भी चल रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान की गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम पद पर निवास करने वाले और सिंधिया के फ्रेंड जो सचिन पायलट हैं उनको एक फोन घुमाया। उन्होंने फोन तो किसी अन्य काम के लिए घुमाया, लेकिन जिस तरह से गहलोत खेमे में और सचिन पायलट खेमे में तनातनी चल रही है उसको लेकर के सोनिया गांधी की टेंशन अब बढ़ चुकी है। इसकी वजह से अब सिंधिया को एक ट्वीट करके जो इसे फोन करने के कारण की जो बताना पड़ा है कांग्रेस को, यानी कि सोनिया गांधी को, कि मैंने ये जो ट्वीट जो फोन किया था ये कोई अन्य कारणवश किया था और कारण ये था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोटा में अपने फंसे हुए बच्चों को वापस लेने के लिए तैयारियां तो कर रही है, लाना भी चाहती है उनको वापस, लेकिन उनकी तैयारियों से पहले ही एक आशीष जैन नाम के मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि उनकी बेटी है जिसका नाम है अंशिका, जो कोटा में फंसी हुई है और वो बीमार चल रही है, तो सरकार हमारी सहायता करे उनको वापस लेने के लिए। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बात की और उनसे आश्वासन लिया कि जो इनकी आशीष जैन की जो बेटी है अंशिका वो वहां पर सुरक्षित रहेगी, उसकी पूरी देखभाल होगी क्योंकि वो बीमार चल रही है और जल्द ही उसको घर वापसी का जो मदद है वो मांगी, तो उसके लिए भी आश्वासन सचिन पायलट की तरफ से सिंधिया जी को मिला है। इस कारण सिंधिया जी ने सचिन पायलट को फोन घुमाया, लेकिन इस फोन के घूमते ही जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में हलचल तेज हो गई। उनको लगने लगा कि गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे में जिस तरह से तनातनी चल रही है उसको लेकर के सचिन पायलट अब कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यानी कि अब सिंधिया जी बीजेपी में रहकर भी सोनिया गांधी की टेंशन है वो बढ़ा रहे हैं। ये एक सबूत है। ये आज जिस तरह से पूरा मैटर हुआ है इसको लेकर के सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की निर्मम हत्या मामले में अखाड़ा परिषद ने ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अखाड़ा परिषद ने महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है इस तरह के आरोप लगाए हैं। उद्धव सरकार के जो राज चल रहा है उसको रावण राज कहा गया है। यूपी के जो अखाड़ा परिषद के साधुओं ने स्पष्ट बोल दिया है कि लाखों साधु और नागा साधु महाराष्ट्र में कूच करेंगे यदि उद्धव ठाकरे सरकार इन हत्यारों पर, जो इन साधुओं की हत्या की है, निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर के कोई कड़ा कदम नहीं उठाते हैं। अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे से बात की है और इसके साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इन साधुओं की इस मैटर को लेकर के, इस मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे से चर्चा की है। जिस तरह से महाराष्ट्र की पंगु पुलिस पास में खड़े होकर के कुछ साधुओं को इस तरह से पीट पीट करके इस मॉब लिंचिंग का जो मामला सामने आया है उसके लिए महाराष्ट्र की पंगु जो पुलिस है उस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके साथ साथ
जिस तरह से साधुओं ने आरोप लगाए हैं कि ये पूरी साजिश के तहत रचा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इतनी भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती, लेकिन वीडियो के अंदर जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि 150 से 200 लोग वहां एकत्रित होते हैं और आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर खड़े होकर के ये पूरा तमाशा देखते हैं। और उसमें से एक एसआई बताया जा रहा है जिसके पास गन भी थी, वो उस गन के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस तरह के आरोप साधुओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को एक तरह से बोल दिया गया है कि जल्द ही उद्धव सरकार उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है हत्यारों पर, तो ये साधु हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में कूच करेंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर जिस तरह से सस्पेंस बरकरार है, अभी एमएलसी की सदस्यता अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे को सौंपी नहीं गई है। अभी तक 10 से ज्यादा दिन इस प्रस्ताव को भेजे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है वो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं देना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है और यदि ये सच है तो निश्चित है उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। उनकी कैबिनेट भी बर्खास्त होगी, कैबिनेट को भी शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल सकता है, वो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बागी विधायकों में सेंध लगा सकती है और ऐसे में निश्चित है बीजेपी भी कोशिश करेगी कि महाराष्ट्र में वो सरकार बना सके। यानी कि कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी भी निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद, इस तरह से इस्तीफा देने के बाद निश्चित है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।